एक बार फिर आप सभी का आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में स्वागत है। मैं विजय यादव अध्याय 1 का पार्ट 3 अर्थात मानव हृदय की संरचना का अध्ययन कराने के लिए आया हूं, जिसको एक बार रेखा चित्रों के माध्यम से समझा जाएगा। हाँ, तो देखिए, जैसा कि बताया गया है कि आज का जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट अर्थात मानव हृदय की संरचना। तो आपके समक्ष ये जो रेखा चित्र है ये मानव हृदय का है। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसके बाह्य आवरण के बारे में चर्चा करते हैं और परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करते हैं। तो बताया जाता है कि मानव शरीर हो अथवा कोई भी जैव शरीर हो, उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थ होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ब्लड ऑलरेडी ह्यूमन या फिर कह सकते हैं आप जितने भी उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं सब में पाए जाते हैं। तो इनका आवागमन पूरी बॉडी में या फिर कह सकते हैं संपूर्ण शरीर में निरंतर होता रहता है, लेकिन उसका एक केंद्रीय अंग होता है जहां से पूरे शरीर में कह सकते हैं आप कि पूरे शरीर में रक्त का या फिर अन्य चीजों का जो आवागमन होता है उसका एक केंद्रीय अंग होता है और मानवों में उसको कह सकते हैं आप हृदय नाम दिया गया है। तो अगर देखा जाए कि हृदय में मानवों में हृदय की स्थिति कहाँ है, तो उसके बारे में यही बताया गया है कि मानव हृदय वक्ष गुहा में बीच की स्थिति से थोड़ा सा बाईं तरफ स्थित होता है। और उसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि मानव हृदय जो होता है इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होती है और मोटाई 6 सेंटीमीटर होती है। पुरुषों में जो हृदय का भार होता है वो 300 ग्राम का होता है, जबकि स्त्रियों में अथवा कह सकते हैं आप महिलाओं में या फिर साइंटिफिक भाषा में आप कह सकते हैं आप मादा में जो इसका भार होता है वो लगभग 250 ग्राम का होता है। मानव हृदय जो होता है, अगर संरचना के बारे में बात किया जाए तो वह बंद मुट्ठी के आकार का, हल्के गुलाबी रंग का और वही है वक्ष गुहा की बीच की स्थिति से हल्का सा बाईं ओर स्थित होता है। और फिर इसके बाद अगर ध्यान दिया जाए मानव हृदय 4 वेश्मी होता है। 4 वेश्मी के साथ साथ जिसको हम कह सकते हैं आप दायां आलिंद यानी 4 कोष्ठकी होता है, जिसमें आप पहले देखेंगे दायां आलिंद है, फिर ये दायां निलय है, फिर बायां आलिंद है और ये बायां निलय है। ये टोटल 4 कोष्ठकी संरचना मानव हृदय की होती है, जो चारों कोष्ठक एक विशेष आवरण में सुरक्षित होते हैं जिसे हृदयावरण कहते हैं, यानी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और फिर उसके बाद हृदय आवरण के और कोष्ठकों के बीच कुछ फ्लूइड यानी कह सकते हैं आप कुछ द्रव भरे होते हैं जिनको हृदयावरणीय द्रव कहा जाता है। हृदयावरण हृदय को आवश्यकता से अधिक फैलने और सिकुड़ने से रोकते हैं, जबकि हृदयावरणीय द्रव जो होते हैं वो हृदय को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। थोड़ा सा हम हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे, जिसमें आप लोगों को ये जानकारी देना जरूरी है कि सबसे पहले हम एक एक कोष्ठक के बारे में बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले क्या है कि हृदय, मान लीजिए आप दाहिनी तरफ से शुरू करते हैं तो सबसे पहला कोष्ठक आता है हृदय का दायां अलिंद। हृदय के दाएं यानी आंतरिक संरचना में हृदय के दाएं अलिंद से दैहिक पश्च महाशिरा और दैहिक अग्र महाशिरा, देखिए आप ये अग्र महाशिरा एक यहां से उधर से घूमती हुई एक यहां आई है और एक इस साइड से ऐसे घूम गई है, ये दैहिक अग्र महाशिरा है। और फिर नीचे की साइड में पीछे से घूम की तरफ आगे इसमें यहां पे खुली रहती है, ये दैहिक पश्च महाशिराएं हैं। तो हृदय के दाएं अलिंद में दैहिक अग्र महाशिरा एवं दैहिक पश्च महाशिरा खुली होती है। हृदय के दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच एक त्रिवलन कपाट होता है जिसकी सिचुएशन या जिसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से होती है। और फिर इसके बाद एक चीज और भी बताना है कि हृदय के दाएं अलिंद में एक अर्धचंद्राकार कपाट होता है जिससे जो है फुफ्फुस धमनी जुड़ी होती है, जिसको इंग्लिश में पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। और यह जो फुफ्फुस धमनी होती है यह हृदय के दाएं निलय से मानव फेफड़े से कंजॉइंड होती है अथवा जुड़ी होती है। फिर इसके बाद आगे थोड़ा सा आते हैं, ये दाएं अलिंद और दाएं निलय की बातें हो गई। एक बार फिर से सुनिएगा क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले मानव हृदय की आंतरिक संरचना में
हृदय के दाएं अलिंद से दैहिक अग्र महाशिरा एवं दैहिक पश्च महाशिरा जुड़ी होती है और दाहिने अलिंद और दाहिने निलय के बीच में एक त्रिबलन कपाट होता है और दाहिने निलय में एक अर्धचंद्राकार कपाट होता है जिससे फुफ्फुस धमनी जुड़ी होती है जो आगे चलकर फेफड़े से कंजॉइनिंग होती है, फेफड़े से जुड़ी होती है और फिर उन्हीं फेफड़े के माध्यम से फुफ्फुस शिरा जुड़ा होता है जो कि वापस आकर हृदय के बाएं अलिंद में खुलता है अथवा बाएं अलिंद से जुड़ा होता है। फिर बाएं अलिंद से बाएं निलय के बीच में एक द्विबलन कपाट होता है और बाएं निलय में भी एक अर्धचंद्राकार कपाट होता है जिससे दैहिक महाधमनी जुड़ी होती है। यह हृदय की आंतरिक संरचना है। एक बार फिर से सुनिएगा। सर्वप्रथम मानव हृदय 4 वेशमी अथवा 4 कोष्ठकीय होता है जिसमें सबसे पहले हृदय के दाहिने अलिंद से दैहिक अग्र महाशिरा एवं दैहिक पश्च महाशिरा जुड़ी होती है। दाहिने अलिंद से दाएं निलय के बीच में एक त्रिबलन कपाट होता है और फिर दाएं अलिंद में ही दाएं निलय में ही एक अर्धचंद्राकार कपाट होता है जिससे फुफ्फुस धमनी जुड़ी होती है और पुनः एक फुफ्फुस शिरा जो फेफड़े से निकलकर हृदय के बाएं अलिंद से जुड़ा होता है। बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में एक द्विबलन कपाट होता है और बाएं निलय में भी एक अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है ठीक जैसे दाएं निलय में पाया गया था और उस बाएं निलय के अर्धचंद्राकार कपाट से एक दैहिक महाधमनी जुड़ी होती है। हृदय की संरचना के अगले क्रम में थोड़ा सा हम हृदय की कायकी पर भी प्रकाश यहीं पर डालना चाहते हैं। जैसा कि बताया जाता है कि जो मानव हृदय होता है वो रक्त को पंप करता है यानी अशुद्ध रक्त को कलेक्ट करके उसको फेफड़े को देना, फिर फेफड़े से शुद्ध रक्त विनिर्मित होने के पश्चात पुनः वापस हृदय के माध्यम से ही पुनः शरीर को वापस करना होता है। तो बात यह है कि कहां से शुद्ध रक्त बनता है, फिर कहां से, या फिर शुद्ध रक्त कहते किसे हैं या फिर अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं। तो परिभाषाएं कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले अशुद्ध रक्त क्या है, इम्प्योर ब्लड क्या है। तो बताया जाता है कि मानव की कुछ कार्यकी या फिर फिजियोलॉजी कुछ ऐसी होती है जैसे पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, बहिक्षेपण है। तो पाचन और श्वसन विशेष प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ऑक्सीजन युक्त रक्त को CO2 युक्त रक्त करने में, क्योंकि आपको पता होगा कि श्वसन एक ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप H2O यानी जल बनता है और CO2 गैस बनती है और यही जो CO2 गैस बनती है यही आगे चलकर जो है रक्त में मिल जाती है और जिससे रक्त क्या होता है उसी को इम्प्योर ब्लड कहा जा सकता है, फिर कह सकते हैं आप उसी को अशुद्ध रक्त कहा जाता है। तो सबसे पहले एक चीज और भी जानना हमें जरूरी है कि शिरा और धमनी क्या होती हैं। तो बताया जाता है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली ऐसी रुधिर वाहिनियां जो शुद्ध रक्त का संवहन करती हैं उसे धमनी कहते हैं, यानी शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त का संवहन करती हैं उसे धमनी कहते हैं और जो अशुद्ध रक्त का संवहन करती हैं उसे शिरा कहते हैं। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है कि पल्मोनरी धमनी जो होती है यानी जो फुफ्फुस धमनी होती है वो अशुद्ध रक्त का संवहन करती है। इसी पल्मोनरी धमनी को छोड़ देने के उपरांत शरीर की समस्त धमनियां शुद्ध रक्त का संवहन करती हैं और सेम यही विपरीत प्रक्रिया शिराओं में भी होता है कि फुफ्फुस शिरा एक ऐसा शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, बाकी जितनी भी शारीरिक शिराएं हैं उन सब में अशुद्ध रक्त यानी CO2 युक्त रक्त प्रवाहित होता है। तो बताया जाता है कि मानव शरीर में पाचन अथवा श्वसन क्रिया से बनने वाला CO2 युक्त रक्त सबसे पहले पतली पतली शिराओं के माध्यम से किसी शिरा में जाएगा और फिर शिरा के माध्यम से किसी मुख्य शिरा में आएगा, मुख्य शिराओं के माध्यम से महाशिराओं में आएगा और महाशिराएं देखेंगे तो आप वही दैहिक अग्र महाशिरा है, दैहिक पश्च महाशिरा है। तो बताया गया कि सबसे पहले किसी भी क्रिया से बना हुआ CO2 युक्त रक्त सिरिकाओं के माध्यम से शिराओं में, शिराओं के माध्यम से कह सकते हैं आप मुख्य शिराओं में और मुख्य शिराओं के माध्यम से दैहिक पश्च अथवा दैहिक अग्र महाशिरा द्वारा सबसे पहले हृदय के दाएं अलिंद में आता है। दाएं अलिंद में सिकुड़न अथवा सिस्टोल प्रक्रिया के अनुसार त्रिबलन कपाट पर दबाव पड़ता है जिससे ये इस तरह से नीचे की साइड में खुल जाता है और इस त्रिबलन कपाट खुलने के कारण दाएं अलिंद में आया CO2 युक्त अर्थात अशुद्ध रक्त जो है
वो हृदय के दाएं निलय में चला आता है। दाएं निलय का सिस्टोल प्रक्रिया या सिकुड़न प्रक्रिया होने के कारण चूंकि त्रिवलन कपाट वह एक ही दिशा में खुल सकता है, अर्थात नीचे की साइड में खुल सकता है। अर्थात जब ये कह सकते हैं निलय का संकुचन होगा तो ये त्रिवलन कपाट पूर्णतः बंद हो जाएगा और इसमें निहित अर्धचंद्राकार कपाट जो है खुलता है और दाएं निलय में आया हुआ CO2 युक्त रक्त जो है वो कह सकते हैं आप फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में चला जाता है। एक बार फिर से सुनिएगा आधिकारिकी को। बताया गया कि मानव की पाचन अथवा श्वसन क्रिया के उपरांत बनने वाला CO2 युक्त रक्त अशुद्ध रक्त कहलाता है, जो शारीरिक पतली पतली शिराओं के माध्यम से, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं कि शारीरिक पतली पतली शिराओं के माध्यम से किसी मुख्य शिरा में आएगा, मुख्य शिराओं के माध्यम से किसी कह सकते हैं आप ये अग्र अथवा पश्च, यानी आपके सामने देखिएगा ये अग्र है और ये पश्च है, दोनों जो कि दाएं अलिंद में खुले हुए हैं। तो बताया जाता है दैहिक अग्र अथवा पश्च महाशिराओं द्वारा सबसे पहले हृदय के दाएं अलिंद में आता है। यह अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में एकत्रित होने के उपरांत इस अलिंद का संकुचन होता है, जिसकी वजह से त्रिवलन कपाट पर दबाव पड़ता है और त्रिवलन कपाट के दबाव पड़ने पर समस्त आया हुआ अलिंद में अशुद्ध रक्त निलय में चला आता है। निलय में आने के उपरांत निलय का भी संकुचन होता है, परंतु त्रिवलन कपाट पूर्णतः बंद हो जाता है, जिसके कारण ये अर्धचंद्राकार कपाट अंदर की तरफ खुलता है और दाएं निलय में आया हुआ शुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा शुद्ध होने के लिए फेफड़े में चला जाता है। अब फेफड़ा चूंकि आपको पता है कि ब्रीथिंग क्रिया रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है, जिसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और फिर उसके बाद कह सकते हैं आप उसका कह सकते हैं आप अवशोषण करता है और फिर जो फेफड़े द्वारा अवशोषित ऑक्सीजन होती है वो परासरण क्रिया के उपरांत वो रक्त में जाकर मिलती है और रक्त में उपस्थित CO2 गैस की जो सांद्रता होती है वापस वायु कोष्ठक के माध्यम से वो फिर शरीर से बाहर निकलती है। तो अर्थात फेफड़े में ही रक्त का शुद्धिकरण होता है, अर्थात फेफड़े में जो उसमें गैसीय अशुद्धियां होती हैं रक्त की वो दूर हो जाती हैं और ऑक्सीजन रक्त जो होता है वो शुद्ध हो जाता है, ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। शुद्ध बना हुआ ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है वो फुफ्फुस शिरा द्वारा हृदय के वापस पुनः बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद का संकुचन होने पर द्विवलन कपाट पर दबाव पड़ता है और वापस जो रक्त बाएं अलिंद में आया रहता है वो वापस बाएं निलय में चला आता है। बाएं निलय का संकुचन होने पर द्विवलन कपाट पूर्णतः बंद हो जाता है, परंतु उसमें भी स्थित एक अर्धचंद्राकार कपाट खुलता है, जिससे आया हुआ समस्त रक्त बाएं निलय से दैहिक महाधमनी द्वारा पुनः पूरे शरीर में प्रसारित हो जाता है। और उसी के साथ साथ एक छोटी सी बातें और भी हैं हृदय के बारे में कुछ जानने के लिए, जैसे कि हृदय निर्गत किसे कहते हैं अथवा हृदय स्पंदन क्या होता है या फिर ECG क्या होता है। और फिर उसके बाद एक चीज और भी जानना है कि वयस्क मानव का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार स्पंदित होता है। और उसके साथ साथ एक चीज और भी जानना है कि अगर वह 1 मिनट में 75 बार स्पंदित होता है तो लगभग एक स्पंदन में उसको 0.8 सेकंड का समय लगता है, जिसमें 0.5 सेकंड जो होता है वो डायस्टोल अर्थात आयतन प्रसार का गुण होता है और 0.3 सेकंड का जो समय लगता है वो सिस्टोलिक प्रक्रिया होती है, जिसमें उनका संकुचन होता है। एक छोटी सी चीज हम आप लोगों को एक बार फिर से रिमेंबर करा देते हैं। हम आपको एक एक कोष्ठक के बारे में बताए हैं कि अलिंद क्या करता है, निलय क्या करता है, फिर बायां अलिंद क्या करता है, बायां निलय क्या करता है। लेकिन हम आपको बता दें कि डायस्टोल और सिस्टोल की प्रक्रिया जो होती है वो दोनों अलिंदों में एक साथ होती है और दोनों निलयों में एक साथ होती है। हमने एक एक स्टेप वाइज करके बताया है, लेकिन आपको समझना इस तरह से है कि सबसे पहले अशुद्ध रक्त जो कि पाचन क्रिया अथवा कह सकते हैं श्वसन क्रिया से बना हुआ है वो हृदय के वो शरीर के दैहिक पश्च महाशिरा अथवा दैहिक अग्र महाशिरा द्वारा सबसे पहले हृदय के दाएं अलिंद में आता है। वैसे ही फेफड़े में बना हुआ शुद्ध रक्त जो होता है वो फुफ्फुस शिरा द्वारा हृदय के बाएं अलिंद में आता है। यानी अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में भर गया है और शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में भर गया है, तो दोनों का संकुचन एक साथ होता है, जिसकी वजह से त्रिवलन
त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट दोनों एक साथ खुलते हैं और दाएं अलिंद में आया शुद्ध रक्त दाएं नीले में आ जाता है और बाएं अलिंद में आया हुआ शुद्ध रक्त बाएं नीले में चला आता है। अब क्या है कि बाएं और दाएं नीलियों का भी संकुचन एक साथ होता है, जिससे द्विवलन और त्रिवलन कपाट बंद होते हैं, लेकिन दोनों अर्धचंद्राकार कपाट एक साथ खुलते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि दाएं नीले में आया हुआ जो अशुद्ध रक्त है वो शुद्ध होने के लिए वापस फेफड़े में चला जाता है और जो बाएं नीले में आया हुआ शुद्ध रक्त है वो पुनः वापस पूरे शरीर में संचरित हो जाता है। यानी दोनों अलिंदों का संकुचन एक साथ, जिससे त्रिवलन और द्विवलन कपाट एक साथ खुलेंगे, और दोनों नीलियों का भी संकुचन एक साथ, जिससे दोनों अर्धचंद्राकार कपाट एक साथ खुलेंगे। ये प्रक्रिया हृदय की कार्यकी को कह सकते हैं परिभाषित कर सकती है। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा एक चीजों पर आ गए और एक चीज और भी जानना है कि रक्त का दोहरा परिसंचरण क्या होता है। तो आपने यही देखा हृदय की कार्यकी में कि रक्त का दोहरा परिसंचरण क्या होता है। तो एक बार शरीर से आया हुआ अशुद्ध रक्त हृदय के दाएं अलिंद और दाएं नीले से होता हुआ फेफड़े में चला गया, लेकिन वहां से बना हुआ शुद्ध रक्त ऐसा नहीं है कि फेफड़ा किसी को कह सकता है डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, वो किसी को नहीं दे सकता। अर्थात एक बार हृदय में आया हुआ जो रक्त है वो शुद्ध होने के उपरांत पुनः दोबारा उसको वापस हृदय में आने के बाद ही पूरे शरीर में संचरित होना है। अर्थात मानव शरीर का जो रक्त होता है वह हृदय में अगर एक बार आ गया है शुद्ध होने के लिए, तो शुद्ध होने के लिए वो हृदय से होकर फेफड़े में जाता जरूर है, लेकिन फेफड़े में शुद्ध होने के उपरांत तो उसे पुनः शरीर में प्रसरित होने के लिए वापस उसे हृदय में से होकर गुजरना पड़ता है। अर्थात इस प्रकार हृदय में रक्त का दो बार आवागमन होता है। इसी को ही रक्त का दोहरा परिसंचरण या फिर डबल ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। वहीं पर हमने एक छोटी सी बात बताई थी कि आपको हृदय निर्गत किसे कहते हैं। तो प्रति मिनट कह सकते हैं आप, प्रति मिनट हृदय द्वारा निकाले गए या फिर कह सकते हैं आपको सर्जित किए गए शुद्ध रक्त की मात्रा जो होती है वो हृदय निर्गत कहलाती है। और उसके साथ साथ हृदय स्पंदन किसे कहते हैं, तो पूरे डायस्टोल और सिस्टोल की एक प्रक्रिया, यानी हृदय के एक स्पंदन जो कह सकते हैं आप, जिसमें क्या है कि हृदय की एक बार दोनों अलिंदों का संकुचन हो जाए और दोनों नीलियों का भी संकुचन हो जाए, तो ये कह सकते हैं आप ये एक हृदय स्पंदन होता है और इसमें 0.8 सेकंड का समय लगता है। फिर इसके साथ साथ हमने एक छोटी सी चीज बताई थी आप लोगों को कि ईसीजी इलेक्ट्रिक कार्डियक ग्राफ क्या होता है। कभी कभी आप लोगों ने मूवियों में देखा होगा या फिर कहीं पर समझा भी होगा या फिर प्रत्यक्ष रूप में भी देखा होगा कि जहां पर ऑपरेशन किया जाता है उसी के जस्ट पीछे एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जिसके पीछे एक आड़ी तिरछी लाइनें जाती रहती हैं जब तक ऑपरेशन चलता रहता है। तो बताया जाता है कि अगर उसका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है या फिर ईसीजी क्या है, वही ईसीजी है जो आपके सामने उस मॉनिटर पर उसकी प्रिंटिंग दिखाई देती है। लेकिन बताया जाता है कि वो किससे रिलेटेड होता है, तो वो मानव हृदय से रिलेटेड होता है। उसकी परिभाषा जो होती है वो एक लाइन की इस तरह से है कि मानव हृदय स्पंदन का कंप्यूटरीकृत विश्लेषण ही ईसीजी अथवा इलेक्ट्रिक कार्डियक ग्राफ वैद्युत हृदय लेखन कहलाता है। उसकी शुद्ध हिंदी वैद्युत हृदय लेखन है। एक बार फिर से परिभाषा सुनिएगा कि मानव हृदय स्पंदन का कंप्यूटरीकृत विश्लेषण ही वैद्युत हृदय लेखन कहलाता है। और एक चीज उसके साथ साथ हमको जानना है थोड़ा सा रुधिर वाहिनियों के बारे में। तो बताया हमने शुरू में ही, जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मानव शरीर में रक्त जो है पूरी तरह से संचरित होता रहता है और उनको संचरित करने के लिए मानव में कुछ विशेष प्रकार की कह सकते हैं नलिका सदृश संरचनाएं होती हैं जिनको रुधिर वाहिनियां कहते हैं। और रुधिर वाहिनियां जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। जैसा कि आपको बताया जाना शेष है कि रुधिर वाहिनियां जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहले है धमनी है, फिर शिराएं हैं और तीसरा जो है रुधिर केशिकाएं। तीनों के बारे में फिर से सुनिएगा कि मानव में रुधिर वाहिनियां 3 प्रकार की होती हैं। पहली जो है वो कह सकते हैं आप धमनी है, दूसरी जो है वो शिरा है और तीसरी जो है रुधिर केशिकाएं होती हैं। रुधिर केशिकाओं में आप
धमनिकाओं को भी ले सकते हैं और सिरिकाओं को भी ले सकते हैं, क्योंकि वो बालों के केश मतलब बाल होता है। तो जो नलिकाएं कह सकते हैं आप, बाल जितनी कह सकते हैं आप ये पतली होती हैं, उनको जो है रुधिर केशिकाएं कहा जाता है। अब रुधिर केशिकाओं के अंतर्गत रुधिर धमनिकाएं भी हो सकती हैं और रुधिर सिरिकाएं भी हो सकती हैं, जो कि बहुत ही अत्यंत पतली होती हैं। बात दो चीजों की बचती है, धमनी और सिरा की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धमनी के बारे में, क्या होता है। तो हमने अभी इसकी परिभाषा बताई है कि मानव शरीर में उपस्थित शुद्ध रक्त का संवहन करने वाली रुधिर वाहिनियां जो होती हैं वो धमनी कहलाती हैं। यानी मानव शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन युक्त रक्त का संवहन करने वाली रुधिर वाहिनियां धमनी कहलाती हैं। और मानव शरीर में ही उपस्थित ऐसी रुधिर वाहिनियां जो अशुद्ध रक्त का संवहन करती हैं उन्हें हम सिरा कहते हैं। कभी कभी परीक्षाओं के अंतर्गत में आता है कि धमनी और सिरा में अंतर क्या क्या होता है, तो हम कुछ लाइनों के माध्यम से उसमें जो डिफरेंस है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले एक चीज जानना है कि आपके हाथ में कुछ नसें दिखाई देती हैं जो हल्के नीले रंग की होती हैं और त्वचा में बाहर की साइड में दिखाई देती हैं। आप देखेंगे तो वो सामने प्रत्यक्ष रूप में दिखाई भी देंगी कुछ। तो बताया जाता है कि ये जो होती नीले रंग की होती है ये सिराएं होती हैं, जबकि जो रुधिर वाहिनियां होती हैं वो त्वचा की गहरी परतों में पाई जाती हैं, वो हल्के गुलाबी रंग की होती हैं। तो देखिए थोड़ा सा अंतरों के माध्यम से हम समझें। सबसे पहले धमनी की बात करेंगे, फिर सिरा की बात करेंगे। रुधिर वाहिनियों में जो धमनी होती है वो हल्के गुलाबी रंग की होती है, त्वचा की गहरी परतों में पाई जाती है, जबकि जो रुधिर सिराएं होती हैं वो कह सकते हैं आप त्वचा की बाहरी परतों में पाई जाती हैं, लगभग हल्के नीले रंग की होती हैं। और एक चीज बताना है हमें आप लोगों को कि कभी कभी थोड़ा सा पहले अंतर डिक्लेयर हो जाए, जिसमें दूसरा अंतर ये है कि जो रुधिर सिराएं होती हैं वो ऑलरेडी अशुद्ध रक्त का संवहन करती हैं और जो रुधिर धमनियां होती हैं वो शुद्ध रक्त का संवहन करती हैं। रुधिर जो सिराएं होती हैं उनकी जो गुहा होती है, जो बीच की स्थिति होती है वो काफी ज्यादा चौड़ी होती है और उसकी दीवार जो होती है वो सकरी होती है, जबकि जो धमनियां होती हैं उनकी दीवार मोटी होती है और उनके बीच की जो गुहा होती है वो अत्यंत पतली होती है। तो इस प्रकार से ये अंतर रहे हैं। और एक चीज हम आप लोगों को यहीं पर बता देना चाहते हैं कि जब भी इंजेक्शन लगता है वो अधिकतर सिराओं में, अधिकतर क्या लगभग कह सकते हैं आप पूरा 100% की बात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादातर जो इंजेक्शन लगते हैं वो केवल सिराओं में लगते हैं, कभी रुधिर धमनियों में इंजेक्शन नहीं लगते, क्योंकि रुधिर धमनियों में इंजेक्शन लगाने का कोई महत्व नहीं है। और रुधिर सिराओं में क्या है कि वो हमेशा हार्ट बीटिंग को कंट्रोल कर ले जाता है, जिससे जो आपके घबराहट की, बेचैनी की स्थिति, दर्द की स्थिति है वो सब जो है वो लगभग समाप्त हो जाती है। इसलिए जो भी इंजेक्शन लगते हैं वो हमेशा कह सकते हैं आप ये रुधिर सिराओं में ही लगते हैं। और उसके साथ साथ कुछ और भी चीजें शेष बची हैं कि रक्त क्या है, थोड़ा सा उसके भी बारे में डिस्कशन हो जाए कि ह्यूमन ब्लड क्या होता है। तो बताया जाता है कि मानव रक्त जो होता है वो हल्के क्षारीय रंग का होता है, श्याम होता है, भूरा गाढ़ा द्रव होता है, जो कि निम्नलिखित दो भागों में बटा होता है, जिसमें आपको एक तरफ बता दें तो रुधिर प्लाज्मा और दूसरी तरफ रक्त कणिकाएं होती हैं। और उसके लिए एक आरेखीय निरूपण इस प्रकार प्रदर्शित आपके सामने है। हाँ देखिए ये मानव रक्त या फिर कह सकते हैं आप जो है, क्योंकि 10 में मानव से रिलेटेड ही हर चीजें या फिर तंत्र के बारे में पढ़ना, तो मतलब यहाँ पर मानव रक्त के बारे में बात करनी है। तो बताया गया है कि सबसे पहले मानव रक्त के कुछ विशेषताएं हैं और कुछ हमने कहा कि यह एक अपारदर्शी, गाढ़ा, भूरा, श्याम, क्षारीय एक ऐसा तरल संयोजी ऊतक है और जो कि निम्नलिखित दो भागों में बटा होता है, जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे प्लाज्मा। बताया गया कि मानव रक्त का 50 से 55% भाग या फिर कहीं कहीं पर 55 से 60% भाग जो होता है वो प्लाज्मा का ही हिस्सा होता है। संपूर्ण रक्त का 55 से 60 अथवा 50 से 55% भाग जो वो प्लाज्मा ही होता है, जो कि हल्के पीले रंग का होता है और क्षारीय होता है। उसके साथ साथ यह त्वचा की गहरी परतों में पाया जाता है। परंतु रक्त का जो दूसरा हिस्सा है, रक्त कणिकाएं या फिर रक्त का जो दूसरा भाग है वो लगभग 40 से 45 अथवा 45 से 50% भाग जो होती है
और रक्त कणिकाएं जो स्वतः 3 भागों में वर्णित होती है, 3 भागों में बटी हुई होती है, वर्गीकृत होती है, जिसमें सबसे पहला आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिका, जिसको आप कह सकते हैं आप रेड ब्लड कार्पोसेल्स। दूसरा जो है डब्ल्यूबीसी, जिसको हम कह सकते हैं व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स यानी श्वेत रुधिर कणिका। और तीसरा ऑलरेडी प्लेटलेट्स है। सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीसी की, या फिर रेड ब्लड कार्पोसेल्स की, या फिर जिसको आप कह सकते हैं लाल रुधिर कणिका की। तो बताया जाता है कि लाल रुधिर कणिकाओं की जो जीवन अवधि होती है वो लगभग 120 दिन तक की होती है, और इनकी जो संख्या होती है वो 4 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। और उसके साथ साथ इसका जो मेन कार्य होता है वो ऑक्सीजन और CO2 का संवहन करना होता है। फिर इसके बाद थोड़ा सा आते हैं हम व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स के बारे में, यानी श्वेत रुधिर कणिका के बारे में। तो बताया गया है कि श्वेत रुधिर कणिकाओं की जो जीवन अवधि होती है वो 10 से 12 दिन की होती है, या फिर मैक्सिमम 10 दिन या फिर 8 दिन इस तरह की चलती है। और बताया जाता है इसकी संख्या लगभग 20 से 25 हजार प्रति घन मिलीमीटर होती है। और इसका कार्य जो होता है सबसे ही कह सकते हैं आप प्रतिरक्षा तंत्र में बहुत ही उपयोगी या फिर सहयोग देने वाली ये कणिकाएं होती हैं, या फिर कह सकते हैं आप सेल्स होती हैं। तो बताया जाता है कि यह रोगाणुओं से शरीर की सुरक्षा करती हैं। और फिर उसके बाद आता है तीसरा प्लेटलेट्स, जिसकी संख्या 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर में होती है, और इनकी जीवन सप्ताह या फिर कह सकते हैं इनकी जो जीवन अवधि होती है वो 1 सप्ताह तक होती है। और फिर कहीं पर तो 4 दिन तक ही लिखा मिलता है। और फिर इसके बाद इसका जो कार्य होता है तो वो कह सकते हैं आप रक्त का थक्का बनाना, जैसे कहीं पर चोट लग जाए तो फिर उस पर देखेंगे आप कुछ समय के उपरांत रक्त बहना बंद हो जाता है, तो वो हमारे प्लेटलेट्स की ही देन है, रक्त का जो कि एक हिस्सा है महत्वपूर्ण। और एक चीज जानना है कि रक्त वर्ग क्या होता है। तो बताया जाता है कि एक चीज और भी जानेगा कि विलियम हार्वे जो है रक्त परिसंचरण तंत्र के खोज करता, रक्त के परिसंचरण की खोज करता है, और कार्ल लैंड स्टीनर नाम का जो वैज्ञानिक है वो रक्त वर्ग की खोज किया था। क्योंकि आपको बता दें कि विगत वर्षों में कई युद्ध भी हुए, और उसमें ऐसा हुआ कि एक सैनिक को दूसरे सैनिक का ब्लड चढ़ाया गया, तो उसमें कुछ सैनिक बचे, कुछ सैनिक मर गए। तो बताया गया कि कुछ न कुछ विषमताएं पाई गई, जिसकी वजह से क्योंकि वही ब्लड एक दूसरे सैनिक को चढ़ाया गया तो वो जिंदा रह गया, जबकि वही ब्लड एक दूसरे अदरवाइज सैनिक को चढ़ा दिया गया तो वो डेड हो गया। तो सोचा गया कि इन दोनों के रक्तों में अंतर क्या है। इन्हीं सब का भेदन करने के उपरांत कार्ल लैंड स्टीनर ने मानव रक्त को जो है वो निम्नलिखित 4 भागों में बांटा है, जिसको आप चारों भाग ये जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है रक्त वर्ग ए, और इन्होंने जो कह सकते हैं आप रक्त वर्ग का जो भेदन किया है, फिर जो रक्त को उन्होंने कई समूहों में बांटा है, वह है हमारे आरबीसी में पाई जाने वाली प्रोटीन और प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन के आधार पर उन्होंने उसका विभाजन किया है। जिसमें रक्त वर्ग ए में बताया जाता है, जिसमें आरबीसी में पाई जाने वाली प्रोटीन जो होती है वो एंटीजन कहलाती है, और प्लाज्मा में जो पाई जाने वाली प्रोटीन होती है वो एंटीबॉडी कहलाती है। तो इस प्रकार से एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर कार्ल लैंड स्टीनर ने मानव रक्त को 4 वर्गों में बांटा है, जिसमें प्रथम जो है पहला रक्त वर्ग ए है, दूसरा रक्त वर्ग बी है, तीसरा रक्त वर्ग ए बी है, और चौथा जो रक्त वर्ग है ओ है। यानी रक्त वर्ग ए, रक्त वर्ग बी, रक्त वर्ग ए बी और रक्त वर्ग ओ, ये 4 रक्त वर्ग हैं। जिसमें बताया जाता है कि एंटीजन जो होता है उन्होंने उसका भी नामकरण किया है। रक्त वर्ग ए में जो एंटीजन होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी, ये जानिएगा कि एंटीजन जो होता है वो आरबीसी में पाया जाता है, ये प्रोटीन है, और जो एंटीबॉडी होती है ये कहां, प्लाज्मा में पाई जाती है। तो बताया गया कि एंटीजन आरबीसी में पाया जाएगा, एंटीबॉडी जो है प्लाज्मा में पाई जाएगी, ये प्लाज्मा। बताया जाता है कि रक्त वर्ग ए में एंटीजन ए ही पाया जाएगा, एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। इसमें क्या है, ये इसको थोड़ा कैपिटल में दिखाएंगे, इसको स्मॉल में दिखाएंगे, उन्होंने ऐसा ही प्रदर्शन किया था। रक्त वर्ग ए में क्या है कि एंटीजन ए पाया जाता है, और ये
एंटीबॉडी बी पाई जाती है। इसमें आप देखेंगे फिर ये बी पाया जाएगा, सेम यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, ए पाया जाएगा। यहाँ पर ए भी पाया जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं पाया जाएगा, यानी सॉरी कह सकते हैं आप रक्त वर्ग बी ए बी सॉरी ये ए बी जो है उसमें एंटीबॉडी पाई नहीं जाती, और रक्त वर्ग ओ में क्या होता है, इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी पाई जाती है। तो बताया जाता है इस प्रकार जो रक्त वर्ग ए बी है इसमें एंटीबॉडी ना होने के कारण यह सर्वग्राही है, किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त जो है वो ग्रहण कर सकती है। लेकिन एंटीजन ना होने के कारण जो रक्त वर्ग ओ है वो सर्वदाता होता है।